जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने बुक का। और चैप्टर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे और रिमेनिंग कंसेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ डिस्कस किया था उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चले। आप लोग थोड़ा सा ज़रा आगे हो जाइए, आप आगे आ जाइए जी की वर्ड से, थोड़ा सा आगे की वर्ड से स्टार्ट करें जी आज का। चलिए, टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिकली जो हमने स्टडी किया था। हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज। इसमें हम स्टडी करेंगे किसी भी बिजनेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एप्लीकेबल जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हमने स्टडी किया था 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस पे जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो तो स्टडी करेंगे, लेकिन कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस पे जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो हम स्टडी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, वो उसके लिए अलहदा सब्जेक्ट है कैफ 7 कंपनी लॉ, वो वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा, फिर इसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट भी हमने, अब पार्टनरशिप बाद में स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप से रिलेटेड 3 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। ठीक है, वो बाद में स्टडी करेंगे। पहले हमने क्या स्टडी करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल से रिलेटेड कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, और उनमें जो लॉ बड़ा एप्लीकेबल है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप वैसे तो किसी भी बिजनेस में, खास तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? सेल एंड परचेज की। सेल एंड परचेज की। तो जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है, वादा किया जाता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज का, गुड्स या सर्विसेज का, ज़्यादातर गुड्स होती है तो हम एग्जांपल्स गुड्स की लेके चला करेंगे, लेकिन सर्विसेज भी सेल करने का एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे हो सकता है हम किसी आर्टिस्ट के साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई PISL का जो फाइनल होगा या जो उसका इफ्तिताह होगा उसमें आके आपने सिंगिंग करनी है, परफॉर्मेंस देनी है, वो भी एक एग्रीमेंट है, लेकिन वो है सर्विसेज का। तो सर्विसेज का भी एग्रीमेंट हो सकता है, गुड्स सेल परचेज का भी एग्रीमेंट हो सकता है। ज़्यादातर जो हम एग्जांपल डिस्कस किया करेंगे वो क्या होगी? गुड्स की, लेकिन ज़हन में रखिएगा कंसेप्ट इक्वली अप्लाई होंगे हमारे सर्विसेज के ऊपर भी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो अकाउंटिंग में आपको सिखाया जाता है ना, स्टार्ट में ही जब अकाउंटिंग सिखाई जाती है तो कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री पास करो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री पास करो। तो याद रखिए एंट्री बहुत बाद में जाके पास होती है, चीज़ें बहुत बाद में जाके डिलीवर होती हैं, रिसीव होती हैं, पहले उनका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, आज के दिन एग्रीमेंट होगा तो फिर 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, महीने बाद जो भी दिन डिसाइड होता है एग्रीमेंट में, उस पे चीजें डिलीवर की जाती हैं, वसूल की जाती हैं। तो जिस दिन एग्रीमेंट होता है ना, साइन होता है, दोनों पार्टीज आपस में एग्री करती हैं कि ये चीज इस रेट पे सेल परचेज करनी है, उस दिन एग्रीमेंट होता है, उस दिन को हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना भी ना, ये एक लास्ट स्टेप है। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे एक पार्टी दूसरे को ऑफर करती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी से निगोशिएशन करती है, एक बंदा दूसरे से, जैसे हम जाते हैं फॉर एग्जांपल अफ्तारी का टाइम है, रेडी वाले से हमने फ्रूट्स खरीदने हैं, तो जाते उसे ये नहीं कहते भाईजान किलो सेब तोल दो, हम उसे पता है भाई रेट क्या है, वो हमें कहते हैं कि जी रेट है सर जी 450 रुपये किलो सेब का रेट। हम कहते हैं नहीं भाई 300 लगाओ, वो कहते हैं सर आखिरी रेट होगा 400 का। तो 400 पे अगर डील डन हो जाए तो ये जो 400 रुपया ये एग्रीमेंट होता है कि जिसमें हमने उसे क्या देना है, 400 रुपया, और उसने हमें क्या देना है, 1 किलो सेब। ना ना, सेब नहीं, देखिए ये पहली गलती कर दी आपने, पहली गलती नहीं, सेब ठीक बोला, क्वांटिटी किलो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है आपने जो भी चीज तय की ना, जो बड़ी चीज तय की, जो सेल पर, उसका सर्टन होना जरूरी है। जैसे अगर वो ये कह दे कि आप मुझे 400 रुपया दीजिए मैं आपको सेब दूंगा,
तो कितने सेब देगा सर्टन नहीं है। तो ये गड़बड़ हो गई। ये जैसे अकाउंटिंग में होता था ना, एंट्री ठीक पास नहीं की आपने, एंट्री ठीक पास नहीं, ऐसे होता था ना, है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं किया। इसी तरह अगर हम कहें भाई तुम 1 किलो, भाई क्या आपका कैंसी यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसने पूछा भाई आप 1 किलो सेब दे दीजिए, हम आपको मुनासिब से पैसे दे देंगे। क्या ये एग्रीमेंट सही हुआ? एंट्री सही पास हुई कि गलत पास हुई? गलत पास। भाई क्या गलती है इसमें? हम पैसे तो मेंशन ही नहीं किए, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। वो क्या मुनासिब से कहे थे, कहेगा सर ये 400 मुनासिब नहीं, या 4 लाख मुनासिब हैं। मांगने को तो मांग सकता है ना, एग्री जो नहीं किए। तो इसीलिए लॉ ये कहता है बड़ी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले से तय कर लेनी चाहिए। असूल की बात ये है। हाँ, आगे चल के एडवांस लेवल पे लॉ ये बताता जरूर है कि अगर आप तय करना भूल गए तो फिर क्या रूल लगेगा, बताता जरूर है। लेकिन पहले क्या सिखाता है कि बेहतर यही है हर अहम चीज कॉन्ट्रैक्ट की पहले तय कर ले। जब कभी रिक्शे वाले से कहे ना कि कॉलेज जाना है कितने पैसे लोगे, कहेगा सर जी जो मुनासिब होगा दे दीजिएगा, कभी रिक्शे में नहीं बैठना। ना ना ना, एंड पे जाके लड़ाई झगड़ा होगा। आपके लिए मुनासिब कुछ और होगा, उसके लिए मुनासिब पहले तय करें फिर। हाँ, आगे चल के ला एक जगह पे बताता जरूर है कि फर्ज कीजिए अगर आपने अहम चीजें आपस में एग्री नहीं की ना तो फिर क्या रूल लगेगा। लेकिन वो उस बहस में जाने से बेहतर है बंदा पहले ही तय कर ले। तो ये चीज 12। तो हम स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताएगा? ये 8-9 चैप्टर्स है, सारे के सारे चैप्टर्स एक ही चीज से रिलेट कर रहे होंगे। क्या? कि 2 पार्टीज होंगी, आपस में कोई गुड या सर्विसेज सेल या परचेज का एग्रीमेंट कर रही होंगी, और वो आपसे पूछेगा अगर एग्रीमेंट में ये हो जाए तो क्या होगा। एक चैप्टर में पूछेगा ये हो जाए तो क्या होगा, दूसरे चैप्टर में पूछेगा ये हो जाए तो क्या होगा, तीसरे में पूछेगा अच्छा अगर ये हो जाए तो क्या होगा। यानी बेसिक ट्रांजैक्शन की थीम सेम रहेगी। क्या? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके बिजनेस लॉ कैफ 4 में सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है? आपने कहना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 चैप्टर्स, चैप्टर 2 से लेकर 10 तक। फिर वो पूछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिस्कस करता है, आपने 2 हरफी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आपने क्या कहना है कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, कि जब आपने एग्रीमेंट करना है, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, उस वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। जब एग्रीमेंट परफॉर्म करना है, पूरा करना महीने बाद, एग्जीक्यूशन, उस वक्त क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर कोई एक पार्टी एग्रीमेंट पूरा करने से मुकर जाए तो उस वक्त क्या ध्यान रखना है। बस ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सारी समरी है जो आगे आप तकरीबन 1.5-2 महीने तक चैप्टर स्टडी करेंगे ना, उनकी समरी है ये। ट्विस्ट आते रहेंगे इसमें, जाहिर है ट्विस्ट तो आज से शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेन थीम जो है स्टोरी का वो ये हुआ करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन। मैंने कहा था डेफिनेशन, हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना पहले तो कुछ डेफिनेशन होती है ना जो कि उस सब्जेक्ट में बार बार टर्म्स यूज हो रही होती है, उनका अच्छे तरीके से समझ आना जरूरी है। अगर यहाँ पे समझ ठीक ना आगे चल के कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता। ये वो टर्म्स है जो तकरीबन हर चैप्टर के हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, हर कंसेप्ट में इनमें से कोई ना कोई टर्म यूज हो रही होगी, इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना। ऑफर या जिसे प्रपोजल भी कहते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑफर का मतलब क्या है कि जब कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से कोई चीज पूछती है, ऑफर करती है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इसमें मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन की हद तक नॉट टू डू याद कर लेना है, कंसेप्ट की हद तक नहीं करना। कंसेप्ट में आपने फोकस किसके ऊपर करना है? टू डू। व्हेन वन पर्सन शोज हिज विलिंगनेस टू डू, जब कोई एक पर्सन शो करवाता है अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे को, इसे कहते हैं ऑफर। सर क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे? ऑफर। सर क्या आप अपनी गाड़ी बेचेंगे? ये भी ऑफर।
ठीक है, जब कोई भी काम करने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कुछ, तो ये क्या कहलाता है? ऑफर। When one person shows his willingness to do something, या not to do भी है, डेफिनेशन का हिस्सा है, कंसेप्ट के ऊपर गौर नहीं करना, to do something, ठीक है। और ऑफर क्या हो सकती है जरा बताइए, एग्जांपल दीजिए, आप भी एग्जांपल दीजिए, क्या ऑफर हो सकती है? ऑफर बताइए। सर ये शर्ट कितने की, दुकानदार से पूछते हैं, सर ये शर्ट कितने की है, ये क्या है? एक तरह से ऑफर। या ये आप 5,000 की शर्ट बताई उसने, क्या ये 4,000 की शर्ट मुझे बेचेंगे, क्या है? ऑफर। ठीक है, अच्छा याद रखिए, मैं भी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, आगे चल के जब ये कंसेप्ट खुलेगा ना, मजीद चीजें भी आएगी, उसमें ऐड ऑन होंगी, तो आपने ये नहीं कहना सर पहले क्यों नहीं ये बताया आपने। भाई अभी तो बेसिक कंसेप्ट ऐड हो रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हमने लेके चलना। तो ऑफर का मतलब क्या है? जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस टू डू समथिंग शो करवाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये है ऑफर। जैसे हमने कहा रिक्शे वाले से, भैया कॉलेज चलोगे, ये हमने ऑफर करवाई। ठीक है, रिक्शे वाले ने कहा कि सर चलूंगा तो सही लेकिन 500 रुपया लूंगा, ये उसने ऑफर करवाई। हमने कहा भैया हम तो 400 देंगे, अब ये हमारी तरफ से ऑफर होगी एक तरह से। उसने कहा नहीं मैं तो 450 लूंगा, उसकी तरफ से ऑफर हो गई। हमने कहा चल 450 मान लिया, मंजूर, 450 मंजूर। ये जो हमने 450 मंजूर बोला ना, अब ये ऑफर नहीं है, ये शाबाश शाबाश, ये है एक्सेप्टेंस। ये जो ऑफर करने वाला होता है इसे कहते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाए ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी में फर्क पता है ना आपको? हाँ, अच्छा याद रखें, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, आपको बताया था मैंने, सीए में हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मफहूम बदल जाए फिर हैंड राइटिंग मैटर करती है। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट क्या क्या लिखता है, जिसको ऑफर की, सवाल क्या है, जिसको ऑफर की जाए, या यूं कह ले जो ऑफर करने वाला है उसे क्या कहते हैं? ऑफर। अब ये थोड़ा सा जितना मर्जी गौर कर लें, अब ये आप नहीं जान सकते कि ये ऑफरर लिखा है कि ऑफरी लिखा है, क्योंकि दोनों में एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क था जो जल्दी में लिखते हुए मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये आ रहा है कि ये कुछ नहीं पता। तो जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट देखिए, ऑफरर और है, ऑफरी और है, एक दो अल्फाज का सिर्फ फ़र्क है, लेकिन कंसेप्ट सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। वो बताया क्या, मुजरिम से महरम बन जाता है, महरम से मुजरिम, ये देखें, वो महरम को मुजरिम को सज़ा देनी थी, महरम को सज़ा मिल जाएगी। केस स्टडी में उसने पूछा होगा ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, खुद सोचें, आप आफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे, सारा कुछ सही बताए, कितने नंबर देगा? 0। और गलती सिर्फ एक छोटे से अल्फ़ाबेट की होगी। तो इसीलिए हैंड राइटिंग का अमूमी तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे कुछ अल्फाज अहम होना, आपने वहाँ पे ध्यान से लिखना है। जैसे ऑफरर और ऑफरी अहम अल्फाज, एंड पे इसका ध्यान रखना है। बाज़ का हम देखते हैं ना, जब स्क्रिप्ट चेक करते हैं उसमें इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए वापस आ जाते हैं। अब ऑफरर और ऑफरी समझ आ गया आपको, अब आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी, कौन? ऑफरी, जिसको ऑफर की गई है वो, कोई और बोलेगा एक्सेप्टेंस नहीं है। असूल सुने, असूल समझे ला का, ऑफरी जब बोलेगा फिर एक्सेप्टेंस है, ऑफरी के अलावा कोई और बोलेगा तो। व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट करेगा अपनी कंसेंट, क्या कम्युनिकेट करेगा? कम्युनिकेट करेगा मतलब मुझे बताएगा। मैंने कहा भाईजान क्या आप हमारे गाड़ी 20 लाख में खरीदेंगे? मैं ऑफरर, ये ऑफरी, अब ये अपने जहन में इसने नीयत बना ली कि मैं खरीदूंगा, यस करूंगा, मुझे बताया नहीं। क्या ये एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ने कहा है एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हो।
एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेट हो। सिर्फ मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसको मेरे को कोई बताना चाहिए फ़ोन करके, या कोई चिट्ठी खत लिखना चाहिए। पुराने ज़माने में खत, अब आजकल भी होते हैं वैसे खत कम रहा, तो रिटन फॉर्म में या वर्बली मुझे कम्युनिकेट, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होगी, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, मुझे बताए, फ़ोन करके बताए, या मुझे लिख के लेटर सेंड करे, वो है कम्युनिकेशन। सिर्फ जहन बना लिया कम्युनिकेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस क्या है, व्हेन ऑफरी, अच्छा ऑफरी, इनको मैंने ऑफर की, साथ वाले ने कहा ये ले सर, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? ला कहता है गौर से सुनिएगा, एक्सेप्टेंस देता है सिर्फ ऑफरी। अगर ऑफरी के साथ वाला कोई बंदा जो कोई और बैठा हुआ है, वो अगर कहे अच्छा सर इसको छोड़े मैं खरीदता हूं गाड़ी, तो फिर इसने जो मुझे स्टेटमेंट दी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या? शाबाश, वो क्या है? ऑफर है। वो इसकी तरफ से ऑफर है मुझे, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे इसको एक्सेप्ट करूं या ना। वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ये नहीं कह सकता सर एग्रीमेंट हो गया, वो कहेगा भाई तेरे को तो ऑफर ही नहीं दी, ऑफर तो इसको दी है, ये बोलेगा तो एक्सेप्टेंस होगी। भाई समझ आई? व्हेन ऑफरी, ऑफरी का लफ्ज़ समझ लिया आपने, क्यों ऑफरी लिखा है उसने खास तौर पे, क्योंकि ऑफरी के अलावा कोई और बोलेगा वो एक्सेप्टेंस नहीं है। कम्युनिकेट क्यों लिखा, ये समझ आ गया? क्योंकि अगर कम्युनिकेट नहीं किया, अच्छा यहाँ पे बाज़ औक़ात वैसे दिल करता है कि कंसेप्ट के अंदर डिटेल में समझाया जाए, लेकिन अभी यहाँ तक समझ आ रही है? अगर इजाज़त है तो एक एडवांस कंसेप्ट बता दूँ। यहाँ पे नोट कीजिए, उन्होंने लिखा है कम्युनिकेट किया, यानी सेंड किया। ये लफ्ज़ जो है ना, कम्युनिकेट किया, भेजा, ये ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑफरी ने जब भेजा कोई मैसेज एक्सेप्टेंस का, कंसेंट दी, वो कम्युनिकेट हो गई। कब हुई कम्युनिकेट? जब उसने सेंड किया, यानी ये ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे चल के एडवांस एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपसे पूछूंगा, ऑफरी ने यस लिख के लेटर मुझे भेज दिया, मेरे पास आ गया, पड़ा हुआ है टेबल पे, मैंने अभी रीड नहीं किया, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? कम्युनिकेट करने की इंटरप्रिटेशन आगे। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? लॉ कहता है सेंड कर दिया, मतलब कम्युनिकेट कर दिया। अब आपके सामने पड़ा है, आप डर के मारे अगर उसको पढ़ ही नहीं रहे कि कहीं एक्सेप्ट ही ना कर लिया हो, मैं तो गलती कर बैठा था, तो ये आपका फॉल्ट है कि उसका फॉल्ट है? ला बताइए किसको फेवर करेगा? ऑफरी को। शाबाश। लेकिन बहरहाल ये एडवांस कंसेप्ट हो जाएगा, अभी इसको भूल जाए, इसको हम डिस्कस नहीं करते। वापस आते हैं, व्हेन ऑफरी समझ लग गई, ऑफरी एक्सेप्टेंस यस करेगा फिर एक्सेप्टेंस होगी, कम्युनिकेट करेगा फिर, अगर जहन बना के बैठ गया लेटर ने, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। हिज कंसेंट क्या कम्युनिकेट करेगा? कंसेंट का मतलब है रजामंदी, रजामंदी कम्युनिकेट करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी। अगर वो ना रजामंदी कम्युनिकेट करेगा, क्या कहते हैं? ना रजामंदी। कंसेंट होता है, कंसेंट का अपोजिट क्या है? डिसेंट। डिसेंट होता है कंसेंट का अपोजिट, डिसेंट। जो भी है, ना करेगा, यस कंसेंट, यस करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी, ना करेगा एक्सेप्टेंस नहीं है, उसे तो रिजेक्शन कहते हैं, उसे तो रेवोकेशन कहते हैं। और फिर आगे कम्युनिकेट करेगा किसको? ऑफरर को। अगर किसी और को कम्युनिकेट कर दिया, किसी और को कम्युनिकेट कर दिया, क्या फिर एक्सेप्टेंस होगी? एक्सेप्टेंस नहीं होगी। देखिए छोटी सी डेफिनेशन है 4-5 अल्फाज की, लेकिन हर लफ्ज़ के पीछे कंसेप्ट है, लॉ इसी चीज़ का नाम है। और ये कंसेप्ट अगर आप समझ लें, केस स्टडी चुटकियों में सॉल्व होती है। और अगर सिर्फ आप खुद बताएं, अगर एक बच्चा जिसने इसका रटा लगा लिया है, उसको अंदर की कहानी का नहीं पता है जो मैंने आपको, क्या केस स्टडी सॉल्व कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। अगर डेफिनेशन आ गई तो वो तो सॉल्व कर लेगा, छाप देगा, 2 नंबर ले जाएगी, लेकिन 4 नंबर की केस स्टडी आई फिर और आपको होता है हमारे सिलेबस में केस स्टडीज ज़्यादा आती हैं। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आता है लेकिन केस स्टडीज ज़्यादा आती हैं।
एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया। और अब वो लफ्ज़ सुन लीजिए जो बार बार इस्तेमाल होने वाला है, बार बार इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। ऑफरर और ऑफरी इतना इस्तेमाल नहीं होगा, ऑफरर और ऑफरी इतना इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो लफ्ज़ समझाने जा रहा हूं ना ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ सुन लीजिए। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड becomes promise, become when accepted, an offer accepted becomes promise, promise। भाई कल मेरे घर इफ्तारी पे आएगा? जी सर। ना करनी पहले पहले यहाँ ना करनी, कहना सर मैं कल मसरूफ़ हूँ। भाई क्या मेरे गिरफ्तारी पे कल आएगा? ना सर मसरूफ़ हूँ। मसरूफ़ है भाईजान। अच्छा अब मैं 2 दिन बाद इनसे मिला, यार अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें इफ्तारी का बोला था तुम आए नहीं, वादा करके पूरा नहीं किया तूने। अब बताइए क्या ये मेरा एतराज़ ठीक है? क्योंकि सर मैंने तो कब वादा किया, मैंने तो बोला था मैं बिजी हूँ नहीं आऊँगा। वादा कब बनेगा? चलिए हाँ करेंगे। अब की बारी है भाई, मजाक में कह रहा हूँ, सचमुच है, सचमुच ना। क्या आप कल मेरे घर इफ्तारी पे आएंगे? जी बिस्मिल्लाह। हाँ यस कर दिया इन्होंने, मैंने ऑफर की, इन्होंने एक्सेप्ट। अब ये प्रॉमिस हो गया, अब ये प्रॉमिस हो गया। अब अगर मैंने इफ्तारी लगा के इनका इंतजार कर रहा हूँ और ये नहीं आते तो अगले दिन मेरा एतराज़ करना बनता है? बिल्कुल बनता है कि भाई वादा करो तो पूरा करो। प्रॉमिस, प्रॉमिस किया इन्होंने। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है जी, प्रॉमिस समझ आ गया। अच्छा अब सुने, जब कोई प्रॉमिस होता है ना उसमें एक होता है प्रॉमिस करने वाला और एक होता है जिससे प्रॉमिस किया जाए। अच्छा बैक एंड में कंसेप्ट आपको ऑफर और ऑफरी वाला ही मिलेगा, लेकिन याद रखें वो एक्सेप्टेंस से पहले अल्फाज यूज होते हैं, ये एक्सेप्टेंस के बाद का केस है और केस स्टडी में एक्सेप्टेंस के बाद वाला केस ही आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप ज्यादा फोकस इस कंसेप्ट के ऊपर करें जो पढ़ाने जा रहा हूं। जब कोई पर्सन किसी के साथ प्रॉमिस करता है, एक होता है प्रॉमिस करने वाला, एक होता है जिसके साथ प्रॉमिस किया जाए। जो प्रॉमिस करने वाला है उसे कहते हैं प्रॉमिजर, 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 PROMISOR, प्रॉमिजर। और जिससे प्रॉमिस किया जाए प्रॉमिजी, PROMISEE, प्रॉमिजी। प्रॉमिजर कौन? प्रॉमिस करने वाला। प्रॉमिजी कौन? जिससे प्रॉमिस किया जाए। चचा ने भतीजे से वादा किया, भाई तुम्हारी बर्थडे आएगी तो तुम्हें आईफोन लेके दूंगा। कौन सा चल रहा मॉडल आजकल? 15। शाबाश। हमारे सिलेबस में कौन कौन से लॉज हैं? ये कोई बक्को होता है इंटरेस्ट की बात है। ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे सिलेबस लिखा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। चले बहरहाल, तो चचा ने भतीजे से कहा तुम्हारी बर्थडे आएगी तो मैं आईफोन 15 गिफ्ट करूंगा। प्रॉमिजर कौन है? चचा। प्रॉमिजी कौन है? भतीजा। यानी जिसने वादा पूरा करना हो, कोई वादा किया है और काम करना है, जिसने वादा किया है और काम करना है, कौन है? प्रॉमिजर। और जिसके लिए काम किया जाएगा प्रॉमिजी। जो काम करने वाला है, जो वादा करता है मैं ये काम करूंगा, प्रॉमिजर। और जिसके लिए काम किया जाए प्रॉमिजी। प्रॉमिजर और प्रॉमिजी में फर्क समझ आया? प्रॉमिजर और प्रॉमिजी में फर्क समझ आया? अच्छा अब अगर उस्ताद कहता है शागिर्दों से, भाई जिसने टेस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की तो हर टॉपर को 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। प्रॉमिजर कौन है? उस्ताद, टीचर। और प्रॉमिजी कौन है? स्टूडेंट्स। प्रॉमिजर और प्रॉमिजी भाई फर्क समझ आया? हाँ जी, प्रॉमिजी, प्रॉमिजर और प्रॉमिजी, ठीक है जी। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉमिजर प्रॉमिजी समझ आ गया, अब आगे चलते हैं।
वो एक मुहावरा था इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी वीक है, कि वो क्या होता था, वो झगड़ा करने के लिए दो लोग होते हैं, क्या कहते थे, इट टेक्स टू मेक ए कर्ल, इस रख, हाँ, इट टेक्स टू मेक ए कर्ल। इसका मतलब क्या है कि दो लोग होंगे तो इसका मतलब है दोनों की नीयत होगी ना फिर झगड़ा होगा। अगर एक भी उनमें से चाहता ना झगड़ा ना हो, चुप करके बैठा रहे, झगड़ा नहीं होगा। झगड़े में जब कभी झगड़ा होता है दोनों का कसूर होता है। अच्छा चले, ये तो याद रखिए, ये तो झगड़े की बात की थी ना, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है एग्रीमेंट्स पे। इट टेक्स टू मेक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं, इट टेक्स टू मेक एग्रीमेंट। हर एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं। अच्छा मुझे बताइए, फेयर क्या है? फेयर क्या है कि सिर्फ चचा ही अपने भतीजे के लिए सारी उम्र कुछ करता रहे, कि भतीजे को भी चचा के लिए कुछ करना चाहिए? फेयर क्या है? देखिए, हालांकि फैमिली में इस तरह की चीज़ अमूमी तौर पे हमारे जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो बदले में कुछ चीज़ मांगते नहीं है, ठीक है, लेकिन फेयर क्या है? क्या दूसरी पार्टी को भी पहली के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम कमर्शियल एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में याद रखें हमेशा गिव का टेक भी होगा, टेक का गिव भी होगा, गिव एंड टेक दोनों साइड पे। लॉ कहता है जब कभी कमर्शियल एग्रीमेंट्स होना तो ये फैमिली एग्रीमेंट्स की तरह नहीं होने चाहिए जिसमें सिर्फ एक पार्टी दूसरे को दे रही होती है, बदले में कुछ नहीं मांग रही, मर्जी या करो मर्जी ना करे, बदले में कोई। कहता है नहीं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स आपको सिखा रहे हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में जरूरी है गिव हो तो टेक भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अब बड़ी आगे काम की और टेक्निकल बात होने जा रही है। दुनिया के हर एग्रीमेंट में एक नहीं दो प्रॉमिस होंगे। दुनिया के हर एग्रीमेंट में एक नहीं दो। बहुत ही टेक्निकल चीज़, थोड़ी मुश्किल से समझ आएगी, लेकिन स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने भाईजान से कहा, भाईजान क्या आप मेरी गाड़ी 20 लाख में खरीदेंगे? ये मैंने इनको ऑफर करवाई। इन्होंने कहा जी सर। एक्सेप्टेंस हो गया। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, वादा कर लिया। लेकिन याद रखिए, ये प्रॉमिस अगर एक साइड का होना तो इसे कहेंगे प्रॉमिस। जैसे अगर मैं ये कहूं, ये मेरा भतीजा, मैं कहूं भाई तेरे को गाड़ी दे दूंगा, ये तेरे को गाड़ी, जब तेरी सालगिरह आएगी तेरे को गाड़ी दे दूंगा। इसमें सिर्फ एक प्रॉमिस है। इसने भी कह दिया ठीक है, ऑफर भी है, एक्सेप्ट भी हो गई है, लेकिन वन साइडेड है, सिर्फ गिव ही गिव है, टेक कोई नहीं है। ऐसा ही है, प्रॉमिस है एक। लॉ कहता है हर गिव का, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर गिव का टेक भी होना चाहिए। ये जो बदले में टेक मिलता है ना, इसे हम लीगली नाम देते हैं कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। वो कहता है जब कभी आप किसी से प्रॉमिस करें ना, उसको चाहिए बदले में वो भी हमसे कोई प्रॉमिस करे, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, उसे कहते हैं कंसीडरेशन। एग्रीमेंट बनेगा ही तब जब कोई कंसीडरेशन होगी, समथिंग इन रिटर्न होगी। यानी ऑफर है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो जाए, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन भी आ जाए। यानी हम ही ने प्रॉमिस नहीं किया, दूसरे ने भी कोई प्रॉमिस किया, फिर ये हो जाएगा एग्रीमेंट। यानी दो प्रॉमिस होंगे, दो प्रॉमिस। अच्छा मैं अगर इनको कहता हूं भाई 20 लाख में गाड़ी खरीदोगे, 20 लाख में गाड़ी खरीदूंगा। अब बताइए इसमें कितने प्रॉमिस हैं? दो कैसे प्रॉमिस? हाँ, एक प्रॉमिस है गाड़ी देने का जो मैंने किया है इनके साथ, और एक प्रॉमिस है पैसे देने का जो इन्होंने किया है मेरे साथ। भी समझ रहे? दो प्रॉमिस हैं, नहीं समझ आई बात की? दो प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस एक दूसरे का अदल बदल है, अदल बदल है। अब ये भाईजान मेरे से पूछ रहे सर गाड़ी का क्या किया? मैं कहा गाड़ी का बेच दिया, गाड़ी बेच दी। इन्होंने पूछा सर कंसीडरेशन क्या है? क्या कहना पूछ रहे?
नहीं, कंसीडरेशन का मतलब पैसे नहीं समझना। कंसीडरेशन का मतलब आपने बदले में क्या लिया। अमूमी तौर पे पैसे ही होंगे, लेकिन फिर भी सही लीगल मीनिंग स्टार्ट में क्लियर हो जाए बेहतर है। बदले में क्या लिया। कंसीडरेशन क्या है, 20 लाख। अब इन्होंने इनसे पूछा, ए भाई 20 लाख लेके किधर जा रहे हो। कह रहे सर को वादा किया है, सर को दूंगा। अब ये पूछ रहे हैं कंसीडरेशन क्या है, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि बदले में क्या मिलेगा, गाड़ी। समझ रहे हैं, नहीं समझ आई बात की। नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, जब मैंने इन्हें कहा 20 लाख में गाड़ी ले लो, उन्होंने कहा यस। अब मैंने एक प्रॉमिस मैंने किया इनके साथ गाड़ी देने का। मेरा जो प्रॉमिस है गाड़ी देने का, इसकी कंसीडरेशन क्या है, 20 लाख। एक प्रॉमिस इन्होंने किया है 20 लाख देने का, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है उसकी कंसीडरेशन क्या है, गाड़ी। यानी कंसीडरेशन कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी। वो पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई चीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रॉमिस के ऊपर। भाई यहां तक बात है। यहाँ पे मुझे बताइए, हाँ भाईजान अभी सिचुएशन बड़े नाजुक सूरत हाल में। यहाँ पे मुझे ये बताइए कि हम में से प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है। प्रॉमिसर मैं हूं, प्रॉमिसी ये है, गलत। प्रॉमिसर ये, प्रॉमिसी मैं, गलत। प्रॉमिसर मैं, प्रॉमिसी ये, गलत। दोनों प्रॉमिसर, दोनों प्रॉमिसी, ये भी गलत। हाँ ये सही। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। आप किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, केस स्टडी में इसी चीज का ध्यान रखना है। कभी कहेगा गाड़ी एग्रीमेंट होके गाड़ी देने वाला मुकर गया, कभी कहेगा एग्रीमेंट होने के बाद पैसे देने वाला मुकर गया। तो याद रखिए, पहला प्रॉमिस अगर गाड़ी देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, प्रॉमिस गाड़ी डिलीवर करने वाला, तो मैं हूं प्रॉमिसर, ये है प्रॉमिसी। समझ रहे हैं, हर एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस होते हैं। प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, ये प्रॉमिस डिसाइड करेगा किस प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ना बड़ा सिंपल सा रूल बनाया होता है जो गलत है। सर ऑफरर इज प्रॉमिसर, ऑफरी इज प्रॉमिसी, कहानी खत्म। ना 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 ना, इतना आसान नहीं है लॉ, क्योंकि ऑफर तो एक ही, ऑफरर एक ही, ऑफरी एक ही है। प्रॉमिस दो होते हैं। और प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। ठीक है, अगर प्रॉमिस हो गाड़ी डिलीवर करने वाला, प्रॉमिसर कौन है, मैं। प्रॉमिसी कौन है, प्रॉमिसर जिसने वादा किया है कुछ करने का, जो करेगा। प्रॉमिसी जिसके लिए किया जाए। और अगर पैसे देने के प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिसर कौन है, ये। और प्रॉमिसी कौन हूं, आपने केस स्टडी में ध्यान से देख लेना है। अगर वो कहे ना गाड़ी देने वाले ने ड्यू डेट के ऊपर आके गाड़ी नहीं दी, तो आपने कहना है प्रॉमिसर का कसूर है। किसका कसूर है, प्रॉमिसर का कसूर है। और अगर कहे ड्यू डेट पे गाड़ी देने वाला आया, वसूल करने वाले ने गाड़ी वसूल नहीं की, उसने कहा अब नहीं चाहिए मेरे को, तो अब किसका फॉल्ट है, प्रॉमिसी, क्योंकि बात गाड़ी की हो रही है। और अगर कहे कि गाड़ी डिलीवर हो चुकी थी, ड्यू डेट पे पैसे देने थे, इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, अब आप क्या है, किसका कसूर है, प्रॉमिसर। और अगर वो कहे वो पैसे देने के लिए आया, लेकिन जो जगह मेंशन की गई थी वहां पे दूसरा बंदा मौजूद ही नहीं था, प्रॉमिसी। समझ आ गया आपको कि हर एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस होते हैं। पहले प्रॉमिस की कंसीडरेशन सेकंड प्रॉमिस, और सेकंड प्रॉमिस की कंसीडरेशन फर्स्ट प्रॉमिस।
प्रोमिसर कौन है, प्रोमिजी कौन है, डिपेंड्स ऑन प्रोमिस, डिपेंड्स ऑन प्रोमिस। ठीक है जी, ये कुछ बात अभी नहीं बात समझ आई, नहीं आई, नहीं ये एग्जाम्पल से आएगी। चलिए आगे चलते हैं। एग्री, अच्छा ये बात समझ आ गई। ऑफर क्या है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, याद है ना कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, लेकिन साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, पता है ना। इम्प्लाइड का मतलब क्या, एक्सप्रेस का मतलब तो होता है अल्फाज के जरिए से जो अदा की जाए। यस, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, सर हिला दिया, हाथ हिला दिया, ये बाय कंडक्ट है। पैसे ने इशारा कर दिया, पैसे जेब से निकाल के रख दिए, दूसरे ने पैसे उठा लिए, मुंह से कुछ भी नहीं बोला, ये क्या है, इम्प्लाइड। और अगर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया, साइलेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। ये हो गया था ना एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रीवियस लेक्चर। कॉन्ट्रैक्ट, ला कहता है एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज होती हैं, आपस में एग्री कर चुकी होती हैं, एक पार्टी ने ये काम करना है, दूसरी पार्टी ने ये करना है, ऐसा ही है ना। कंसीडरेशन आ चुकी होती है, एग्रीमेंट जब होता है कंसीडरेशन उसमें आ चुकी होती है कि नहीं आ चुकी होती। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, आप काम करेंगे बदले में क्या मिलेगा। एक पार्टी ये करेगी, दूसरी पार्टी ये करेगी, दूसरी पार्टी करेगी, ये क्या है, कंसीडरेशन पहली पार्टी के लिए। पहली पार्टी की कंसीडरेशन क्या है, जो दूसरी पार्टी करेगी, और दूसरी पार्टी की कंसीडरेशन क्या है, पहली पार्टी के। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। भाई आपने कॉलेज को फीस दी है, अब 20-20, 25-25 हज़ार रुपया, कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन क्या है, सर्विसेज, कोचिंग, ऐसा ही है ना, ये है आपकी कंसीडरेशन, ठीक है। अच्छा, और मैं सर्विसेज दे रहा हूं, कॉलेज ने मुझे भी कुछ प्रॉमिस किया, क्या, सैलरी मिलेगी, अब उसकी कंसीडरेशन क्या है मेरे लिए, सैलरी, ठीक है। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉलेज जो सैलरी दे रहा है वो उसका प्रॉमिस है, और जो बदले में सर्विसेज ले रहा है वो कंसीडरेशन है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं वो प्रॉमिस है, और जो पैसे मिल रहे हैं कंसीडरेशन है, ठीक। तो एग्रीमेंट में कंसीडरेशन आ चुकी है, पार्टीज एग्री कर चुकी है, लेकिन कहता है दुनिया का हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। अब जरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ पे कमेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कानून का दरवाज़ा खटखटाना, कानून के ज़रिए से अमल करना। जब कोई दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लें और एक पार्टी मुकर जाए और कहे कर लो जो करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, रेट एग्री किया, भैया गोल्ड बेचेंगे आपको, बाद में चला गोल्ड का रेट बढ़ गया है, हमने कहा भाईजान अब तो नहीं बेचना, अब तो रेट बढ़ गया है, मुकर जाती है बाज़ औक़ात पार्टी कोई, मार्केट का रेट ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए तो पूरा कहते ज़्यादा हो जाता है, कुछ पार्टीज मुकर जाती हैं। तो अगर तो आप उसके मुकरने की केस में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और अगर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे बताना है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है? ए भाई, ये 10,000 पकड़, और जैसे ही छुट्टी हो ना, कॉलेज के हदूद में नहीं, कॉलेज के हदूद से बाहर जाके इसकी गर्दन उड़ा देना। असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट नहीं करके आया, इसने लॉ की केस स्टडी नहीं की, 10,000 देते। अब 10,000 दे दिए, उसके बाद मैं बाहर गया कॉलेज से, देखा ये भाई शाम को देखा जा रहा, बैठ के दोनों इकट्ठे इफ्तारी कर रहे हैं। ये क्या, जब मेरे साथ एग्रीमेंट किया इसने, उसकी गर्दन उड़ाएगा, ये साथ में बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं।
अब मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी, सर देखें मेरा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, 10,000 लेके इसने इसकी गर्दन उड़ानी थी, ये गर्दन नहीं उड़ाई, मेरे पैसे उड़ा दिए इन्होंने, जरा इसको हुक्म दीजिए कि इसकी गर्दन उड़ाए। खुद सोचें, कोर्ट हुक्म देगा? नहीं हुक्म देगा। क्यों? हाँ, ये एग्रीमेंट तो है, एग्री कर लिया था कि नहीं? एग्रीमेंट मतलब एग्री कर लिया था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है, नहीं है। एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो चीज जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज उसके लिए होगा। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज उसके लिए नहीं है। इन भाईजान को कहा, भाईजान ये लीजिए 50,000 और कल आते हुए चर्स ले आइएगा, आधा किलो चर्स ले आए। ठीक है सर, मसला ही कोई नहीं, आला क्वालिटी की सर, बेहतर है। अगले दिन नहीं लेके आए चर्स ये। अब मुझे बताइए, क्या मैं कोर्ट में जाके इनके खिलाफ केस करके कोर्ट को कह सकता हूँ सर जरा मुझे इससे चर्स दिलवाइए? क्या कह सकता हूँ? नहीं। क्या कोर्ट कभी भी ये नहीं, देखिए इल्लीगल है ना, इल्लीगल है। तो इसीलिए याद रखें, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो एग्रीमेंट, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट कहेंगे। हाँ, पैसे ये बाद में डिस्कशन करेंगे, ये एडवांस क्वेश्चन है, पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ये बात। अच्छा अब सुनिए, बहुत टेक्निकल लाइन है, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चले शायद एक आधा स्टूडेंट समझ ले, तो जो एक आधा स्टूडेंट समझ लेगा ना उसके लिए बोल रहा हूं। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। शाबाश, नहीं समझ आई ना? नहीं समझ, हाँ देखा, नहीं समझ, पहले पता था नहीं समझ आएगी। तो कुछ चले इतना तो समझ आ गया, कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब आप कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन के कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चले एग्जांपल सुन, एक नहीं दो नहीं तीन एग्जांपल लीजिए, ठीक है। ये क्या है, अब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब ये कौन सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? इल्लीगल एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो लॉ मना कर दे, इल्लीगल एग्रीमेंट, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। जितने भी क्राइम्स हैं वो करने के एग्रीमेंट जो होंगे वो इल्लीगल एग्रीमेंट है। जितने भी गवर्नमेंट बैन लगा देती है वो भी इल्लीगल है। जैसे कुछ अर्सा पहले और अब भी किसी हद तक, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब डॉलर का ज़्यादा मसला था, डॉलर का रेट बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी पे कंट्रोल पाने के लिए लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने पे बैन कर दिया था। गाड़ी बड़ी नहीं मंगवा सकते थे आप कुछ अरसे के लिए, गवर्नमेंट अक्सर इस तरह का बैन कर देती है। अब ये हालांकि गाड़ी इंपोर्ट कराना क्राइम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब बैन कर दिया तो ये इल्लीगल कहलाता है। इल्लीगल वो जिसकी लॉ इजाजत ना दे, वो इल्लीगल क्राइम भी हो सकता है। इल्लीगल का लफ्ज क्राइम के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी बोला जा सकता है। क्लियर हुई है बात? ठीक है। तो इल्लीगल काम करने के जो भी एग्रीमेंट करेंगे आप, वो एग्रीमेंट तो है इन्फोर्सेबल बार, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, गैर कानूनी कर सकते हैं, वो हो सकता है, तो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर सकते। वो एक जगह पे लिखा, मैं जा रहा था, एक जगह सचमुच लिखा हुआ था, यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा फेंकने वाले के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक सोचता रहा गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में। तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? कानूनी कार्रवाई की जा सके। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है फिर कॉन्ट्रैक्ट है, वरना कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पहले इलीगल एग्रीमेंट, दूसरा क्या है? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट का, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट करेंगे तो वो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल।
इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बीवी ने शोहर के खिलाफ केस कर दिया, कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा वादा किया है इसने, पूरा नहीं किया, इसको सजा दी जाए। क्या वादा किया? इसने शादी से पहले कहा था तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब ला नहीं रहा, अब ला नहीं रहा। क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। क्यों नहीं है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लॉ क्या कहता है? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। फिर और इम्पॉसिबल एग्रीमेंट क्या भाई? अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर आप उड़ के दिखाएं, बताइए क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। शाबाश शाबाश। डेड बॉडी वाली एग्जांपल थी इधर, नहीं है, वो नहीं है। चले छोड़े फिर कभी से। सोशल आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अच्छा ये क्या कर, इसको जरा गौर से समझिए। अमूमी तौर पे जो सोशल डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, अमूमी तौर पे, अमूमी का लफ्ज़ एक होता है हमेशा, एक होता है अमूमी। लफ्ज़ अमूमी से पता चलता है इसकी कुछ एक्सेप्शन होगी। अमूमी तौर पे जो डोमेस्टिक, जो रिलीजियस, जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें इंटेंशन ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होती। मैंने अपने दोस्त को कहा भाई काफ़ी अरसा हो गया मिले नहीं यार, इफ्तारी पे आ जा। मैंने कहा ठीक है आते हैं इफ्तारी पे। अगले दिन इफ्तारी पे नहीं आया। मैंने उसके लिए चीज़ें कोई 3-4 तैयार करके रखी हुई थी, पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया हुआ था, 2-2.5 हज़ार मेरा खर्च हो गया था, 2.5 मैंने उसके खिलाफ केस कर दिया। जैसे मैं 2.5 रुपया मैं खर्च किया, ये आया नहीं, मुझे इसे 2.5 रुपया लेके दीजिए, क्या मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ? लॉ कहता है अमूमी तौर पे जो डोमेस्टिक सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जो फैमिली वगैरह के मेंबर के दरमियान में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के दरमियान में होते हैं रिलीजियस, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी का माइंड नहीं होता, इरादा नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अच्छा इसका ये मतलब नहीं है दो दोस्तों के दरमियान में कभी भी कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये मतलब नहीं है, अमूमी तौर पे नहीं होगा। लेकिन अगर करवाना है ना तो रिटर्न करवा लो, करना है तो रिटर्न करवा लिया ना, तो फिर चाहे दो दोस्तों के दरमियान में क्यों ना एग्रीमेंट, दो भाइयों के दरमियान में क्यों ना एग्रीमेंट हो, वो फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर ज़बानी कलामी सोशल नेचर का एग्रीमेंट करो, कमर्शियल नहीं, कमर्शियल एग्रीमेंट करेंगे ना, कमर्शियल, तो वो तो दो भाइयों के दरमियान में भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल। लेकिन अगर कमर्शियल नहीं है तो फिर जो सोशल, जो डोमेस्टिक, जो रिलीजियस होते हैं, ये फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सोशल है, ये कमर्शियल नेचर के नहीं होते, कमर्शियल नेचर के नहीं होते। अब मैं आपसे कहता हूं जिसने टॉप पोजीशन हासिल की टेस्ट में उसको 100 रुपया इनाम दूंगा, आपने मेहनत की, टॉप पोजीशन ली, मैंने 100 रुपया दिया, कोई 100 रुपया नहीं है, आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यही समझाना था आपको। क्यों नहीं कर सकते? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एग्रीमेंट्स हैं, इनमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती जब तक कि मैं आपको लिख के ना दे दूं कि भाईजान अगर आपकी प्रॉपोजिशन आई तो मैं आपको प्राइस दूंगा, अगर ना दूं तो अब मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। आपने कभी ये अल्फाज पढ़े हैं कि ये हम कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं? ये अल्फाज असल में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ को इंश्योर करने के लिए, बताने के लिए लिखे जाते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग ले भी आए, मैं इस बात से तो मुकर ही नहीं रहा कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, मैं बता रहा हूं आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कह दे सर बात पे पक्के रहिएगा, अगर आप मुकरे ना हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, और मैं कहता हूं ठीक है, अब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा क्योंकि अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। यानी लॉ हमें समझाना क्या चाह रहा है? कहता है जो कैजुअली हम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ अपना रोजमर्रा की जिंदगी में बातें या वादे करते रहते हैं, ठीक है, तो अगर वो हम पूरे ना कर पाए
तो ऐसा नहीं है हम एक दूसरी फैमिली मेम्बर को जेल में भर्ती कराते रहे, ऐसा नहीं होगा जब तक कि उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगी, यानी क्लियरली लिखा नहीं जाएगा। ये समझ रहे आपको? सोशल एग्रीमेंट रिलीजियस नहीं समझ आई? नहीं, ये एग्जाम्पल से चले। बहरहाल मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ये समझाना था। क्विक रिवीजन, ऑफर क्या है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा, कोई ऑफर की, ये चीज खरीदो, ये चीज बेच लो। जिसने ऑफर दी वो कौन है? ऑफरर। जिसको दी एक्सेप्टेंस क्या है? जब ऑफरी कम्युनिकेट हिज कंसेंट टू ऑफरर, व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स कंसेंट टू ऑफरर, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। एक प्रॉमिस में दो पार्टीज होती हैं। प्रॉमिसर जो काम करने वाला है, जिसने कुछ करना है, प्रॉमिसी जिसके लिए किया जाएगा। एक प्रॉमिस में दो पार्टीज हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस है। दो प्रॉमिस है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, यानी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। अब चूंकि कंसिडरेशन हमें बता रहा है डबल साइड, दूसरी साइड भी आ गई, समथिंग इन रिटर्न भी आ गया, तो एक प्रॉमिस इधर से गया था, एक प्रॉमिस उधर से भी आ गया। तो अब इसका मतलब है प्रॉमिस नंबर 1 के लिए भी दो पार्टीज हैं, प्रॉमिसर कोई और, प्रॉमिसी कोई और। प्रॉमिस नंबर 2 में भी दो पार्टीज हैं, लेकिन उधर प्रॉमिसर कोई और, प्रॉमिसी कोई और। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं, अभी केस स्टडी सामने आएगी ना, फिर आपको बताऊंगा ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी, फिर सामने आएगी। तो हवाई बातें हो रही है, लेकिन फिर भी हवाई भी समझ आ रहा है तो बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? इलीगल, इम्पॉसिबल, सोशल और डोमेस्टिक। शाबाश। अब सिर्फ एंड पे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ क्विकली, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। केस असल में सारे रियल है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म करके फैब्रिकेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। मेन कंसेप्ट आपने फोकस करना है। हस्बैंड ने वादा किया, वाइफ से कहा मेरे दोस्त आने वाले हैं, अगर अच्छे से उनकी इफ्तारी करवा दो तुम्हारे लिए साड़ी का तोहफा दूंगा तुम्हें ईद से पहले। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, बाएं हाथ का खेल। उसने अच्छी इफ्तारी 4 5 7 8 जितने खाने अच्छे, दोस्त आए, खूब इंजॉय किया, चले गए। 1-2 दिन के बाद वाइफ ने पूछा हस्बैंड से खाना कैसा? कहा खाना बेहतरीन। अच्छा साड़ी कौन सी? कोई साड़ी वाड़ी नहीं। वाइफ ने उसके खिलाफ लीगल केस कर दिया। बताइए क्या वाइफ जीतेगी या हारेगी केस? हारेगी। शाबाश। कैसे, क्यों हारेगी? ये जो आपने बताया ना हारेगी, ये है डिसीजन। हर डिसीजन की बेसिस ऑफ डिसीजन भी होती है। अब मुझे डिसीजन आपका ठीक है, एग्जाम में डिसीजन के भी मार्क्स है, बेसिस ऑफ डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? क्यों वाइफ हारेगी? शाबाश। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट, सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। शाबाश, ये बिल्कुल ठीक ही आपने। अच्छा मुझे बताइए, अगर वाइफ ने इसको इन्फोर्स करवाना होता तो उसे क्या करना चाहिए था? हाँ, रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेना चाहिए था, स्टैम्प पेपर पे। कितने का मिल जाता स्टैम्प पेपर? 50 का भी मिल जाता मेरा ख्याल। हाँ चले 12, आगे चलते हैं। फ्रेंड इनवाइटिंग, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। दोस्त को बुलाया अफ्तारी पे, वो नहीं आया, तो मेरे सारा अफ्तारी का सामान जाया। क्या मैं केस कर सकता हूँ उसके खिलाफ? क्यों नहीं कर सकता? सोशल डिसीजन आपका, ये आपका डिसीजन है, केस नहीं कर सकते। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? सोशल एग्रीमेंट्स है। अच्छा दोस्त को अफ्तारी पे बुलाया, वो आ ही गया। यार तुम आ ही गए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्त ने कहा अच्छा अब तुम मेरा टैक्सी का आने जाने का किराया दो। देखिए अब की बार पहले प्रॉमिसी का मसला था, प्रॉमिसर का मसला। पहले प्रॉमिसर का, पार्टी चेंज होगी ना। प्रॉमिसी को छोड़े, मुझे ये बताइए अब जो दोस्त आज टैक्सी पे आया और उसे पता चला कि मैंने कुछ अरेंजमेंट नहीं की और आने जाने का किराया मांग रहा है, क्या क्लेम कर सकता है लीगली मेरे से? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? सोशल एग्रीमेंट। शाबाश। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम्स पे बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा इंडिया से आलू इंपोर्ट नहीं करवा सकते। मैंने इंडिया के एक ट्रेडर से आलू की इंपोर्ट का एग्रीमेंट कर लिया,
बताइए क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स होगा? होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? बात गवर्नमेंट ना इंटर प्रोविंस भी ट्रेड बैन कर देती है। एक प्रोविंस में अगर ख़तरा हो ना कि स्कैसिटी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट कहती है भाईजान आटा जो है वो बलूचिस्तान से पंजाब में नहीं आ सकता। फ़र्ज़ कीजिए अगर ये एग्रीमेंट, और हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कोयटा के किसी ट्रेडर से कि वो लाहौर में हमें सप्लाई देगा, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है, ये आपका कहलाता है डिसीजन। और बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? इलीगल। शाबाश। एग्रीमेंट टू मैरी, फेथ नहीं, यह है सेठ साहब ने अपने मैनेजर अकाउंट्स को बोला, ए भाई तेरे को कितने साल हो गए सीए करते हुए? मैंने कहा सर मिल मिला के कोई 7 साल हो गए। अभी हुआ नहीं, अभी 4 पेपर रहते हैं। मैंने कहा वो कब होंगे? सेठ साहब कोई 10-11 साल और चाहिए मेरे को। मैंने कहा अच्छा अभी तेरे को ऑफर देता हूँ। सेठ साहब ने कहा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी सारी जायदाद की वो वारिस है, ये फैक्ट्री जिसमें तू काम करता है तेरे नाम लगा दूंगा, नई गाड़ी भी लेके दूंगा, बंगला भी लेके दूंगा, एक शर्त है, हे मेरी बेटी से शादी कर लो। भाईजान फौरन तैयार। उनका ये तो वो शादी है जो 10 सीए से अफजल है। ठीक है। सेठ साहब ने कहा पूरी बात सुन लो, थोड़ा सा मसला है क्या? उसे नजर नहीं आता। मैंने कहा चलेगा। मैंने कहा लंगड़ी भी है, चलेगा भी चलेगा। मैंने कहा मुंह में दांत भी कोई नहीं, वो भी चलेगा। मैंने कहा शुगर की मरीज है, वो भी चलेगा। आजकल गुर्दों का मसला चल रहा है, अस्पताल में एडमिट है, कहेगा चलेगा। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे ही निकाह को लेके उधर गए, हॉस्पिटल में जाके पता चला उसका तो देहांत हो गया। अब ये भाईजान पक्के हुए पड़े हैं। अब सेठ साहब को कह, सेठ साहब ने कहा भाई अब जाओ, जिसकी खुशी के लिए सारी कुर्बानी दे रहा था मैं, वो इस दुनिया में नहीं रही, भागो तुम। अब ये भाईजान इन्होंने केस कर दिया, सच में केस कर दिया उस बंदे ने। इन्होंने कहा मैं तैयार हूं अपना वादा पूरा करने के लिए, जो प्रॉमिस किया था। सेठ साहब ने भी मेरे से प्रॉमिस किया था। अब ये पूरा, अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, मैंने तो अपना पूरा जो भी मेरी ड्यूटी थी परफॉर्म करने को तैयार हूं। तो जो इन्होंने कहा था मेरे नाम लगाएंगे, सारी चीजें वो लगानी चाहिए। बताइए जज ने क्या फैसला दिया होगा? क्या ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। शाबाश। क्यों नहीं होगी भला? क्योंकि अब वो एग्रीमेंट सोशल नहीं, अब तो वो इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। बल्कि यहां पे उसने मजीद वजाहत कर दी, उसने कहा अगर ये डेथ एग्रीमेंट होने से पहले हो गई, इनको पता बाद में चला, फिर भी ये इम्पॉसिबल है। और अगर एग्रीमेंट पहले हो गया था, डेथ बाद में हुई, फिर भी ये इम्पॉसिबल है। ये लीगल पॉइंट ज़हन में रखिएगा। जब तक वादा पूरा नहीं होता, अगर उससे पहले किसी भी वजह से वो इम्पॉसिबल हो जाए, एग्रीमेंट खत्म, चाहे दोनों पार्टी तैयार क्यों ना हो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। एक पार्टी ने, ट्रेडर ने दूसरे से कहा भाई कराची से मैं, सॉरी ये चाइना से इंपोर्ट करवा रहा हूं, जैसे ही कराची सामान पहुंचेगा महीने बाद मैं सारे का सारा तुम्हें 1000 रुपये के यूनिट के हिसाब से बेच दूंगा। बाद में पता चला जहाज डूब गया। अब दूसरी पार्टी जिसने खरीदा था उसने पहले के खिलाफ केस कर दिया, भाई इन्होंने सर एग्रीमेंट किया था कि 1000 के हिसाब से मुझे बेचेंगे, अभी नहीं कहें कि बेचे मुझे। क्या इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल होगा? क्यों नहीं होगा? इम्पॉसिबल। शाबाश, शाबाश। ठीक है। अच्छा आगे, डोनेशन टू इमाम साहब। जुम्मे की नमाज को बैठे इमाम साहब ने एक जज्बाती तकरीर की कि मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए, जन्नत में घर बनाइए। आपको जन्नत याद आ गई, मौत याद आ गई, आपने फ़ौरन कह दिया इमाम साहब को 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, मेरी सैलरी आने वाली अगले हफ्ते, 1 लाख रुपया आपको दूंगा, जन्नत में घर बन जाए। घर आए, टीवी शीवी ऑन किया, कुछ ऐड शैड चले, कुछ होश आई दुनिया में क्या हो रहा है। आपने कहा पैसे उधर दे दूंगा तो इन कामों के लिए कैसे पैसे, मेरे पास तो नहीं बचेंगे। अब आपको एहसास हो रहा है, ऐसा होता है ना जिस जगह पे बैठे
उस जगह की सोच बन जाती है। वो क्या क्या कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी। अच्छे लोगों में बैठे अच्छे ख्याल जहन में आते हैं, और गलत लोगों में बैठे लगता है यही लोग कामयाब हैं जो गलत कर रहे हैं काम है। तो इसीलिए अब आपको अफसोस हो रहा है कारी साहब से क्यों हम 1 लाख का वादा कर बैठे। अब कारी साहब ने आपके खिलाफ केस कर दिया, 1 लाख रुपया आपने नहीं दिया, क्या कारी साहब 1 लाख रुपया रिकवर करवा लेंगे? क्यों नहीं करवाएंगे? सोशल डोमेस्टिक, शाबाश, ये जो नो आपने बोला है ये है डिसीजन, और ये जो सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट्स बोला है ये क्या है? बेसिस ऑफ डिसीजन। क्योंकि वो रिलीजियस एग्रीमेंट है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। शाबाश, ये था हमारे आज के कंसेप्ट और आज की एग्जाम्पल। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर जी, आपने सेठ वाली एग्जांपल दी है, उसमें तो उसकी डॉटर की मतलब वफात हो जाती है, अगर वफात ना हो वो सेठ वैसे ही मना करते तो हम मतलब उससे, हाँ, अगर वफात ना हो, सेठ वैसे ही मना कर दे तो फिर हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। क्यों सर? ये भी जी हाँ, शादी के बाद मर जाए और क्या चाहिए भाई को? एग्रीमेंट शादी का हुआ था ना, अल्लाह माफ करे कैसी कैसी बातें मुंह से निकलवा है। एग्रीमेंट तो शादी एक दफा हो गई ना, फिर उसके बाद मर जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग, हमने ये देखना है एग्रीमेंट में क्या चीज तय पाई थी। क्या बाज़ औक़ात एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस भी तय पाती हैं, वो फिर कंडीशंस पूरी होना जरूरी। मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, कंडीशनल एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट सिर्फ इस हद तक था तो पूरा होगा वो। जी सर, शादी का वादा करना तो सोशल में नहीं आएगा? शादी का वादा करना सोशल में तो नहीं आएगा। पहले हमारे सिलेबस में डिटेल कंसेप्ट हुआ करता था। वो कहता है कि ये जो है ना एग्रीमेंट, ये सोशल में नहीं है, ये सोशल में इन्फोर्सेबल बाय लॉ किए जा सकते हैं, ये सोशल में। हाँ जी, बल्कि नॉर्मल एग्रीमेंट की ब्रीच करें ना तो थोड़े बहुत पैसे देके जान छोड़ जाती है। ये एक आगे हम पढ़ेंगे डैमेजेस की टाइप के, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो क्या क्या सज़ा हो सकती है। उसमें है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, 2 केसेस हैं जिनमें लॉ कहता है मैं ऐसी मिसाली सज़ा दूंगा रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। उसमें से दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट तोड़े दो, उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट टू मैरी का भी है, ठीक है। एक और कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर का है, वो है हमारे सिलेबस से भी फिलहाल बाहर है, ये भी बाहर है, आप ज़बरदस्ती ले आते हैं उसको। जी सर, ये नेसेसरी कंडीशन है इसके एग्रीमेंट के लिए कि दोनों साइड से कंसीडरेशन होनी चाहिए, एक साइड से नहीं होता? हाँ, ये एग्रीमेंट की नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों साइड से कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर एक साइड से कंसीडरेशन हो, एक साइड से ना हो, इसे कहते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। और लॉ ने एक जगह बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, एक जगह बड़ा बड़ा, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। वॉइड समझते हैं क्या होता है? वॉइड का मतलब है जीरो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। कुछ समझ आई? भतीजे को जो आईफोन दिया था वो फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो एग्रीमेंट इस वजह से वाइड था क्योंकि सोशल था, वो उसमें कंसीडरेशन थी। कोई स्टूडेंट बता सकता है इसमें क्या नहीं, सॉरी, वो जो था, हाँ चचा भतीजे वाला, वो सालगिरह वाला गिफ्ट वाला, हाँ वो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन था। वो एग्रीमेंट, एक और चचा भतीजे वाली एग्जांपल थी मेरे जिम्मे, वो आ गई, जिसमें चचा ने भतीजे से कहा था अगर तुम पहली पोजीशन ले आओ ना, फर्स्ट डिवीजन ले आओ मैट्रिक में, तुम्हें आईफोन दूंगा। उसमें कंसीडरेशन है, बता सकते हैं इसमें कंसीडरेशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन लाना, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ी होगी। चचा सारी रातें जाग जाग के मैं खप गया, और अब तुम कह रहे हो कंसीडरेशन ही कोई नहीं है। वो है ना कंसीडरेशन, है ना कंसीडरेशन, सारी मेहनत उसकी। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? लेकिन ये एग्रीमेंट सोशल होगा? जी हाँ, एग्रीमेंट सोशल होगा, बिल्कुल एग्रीमेंट चचा भतीजे वाला एग्रीमेंट होगा सोशल, बिल्कुल सोशल होगा, बिल्कुल सोशल होगा, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू मैरी सोशल नहीं है। ये एग्जांपल याद रखिए, आपको जो भी एग्जांपल क्लास में दी जाती है ना, ये कैलकुलेटेड एग्जांपल्स होती है, कोई भी रैंडम एग्जांपल नहीं होती। ये हमारे सिलेबस में मौजूद है, ICAP की बुक में इस तरह की एग्जांपल मौजूद है, आगे आनी है, वरना ये असल में कमर्शियल एग्रीमेंट्स में ऐसी एग्जांपल होनी नहीं चाहिए। कमर्शियल एग्रीमेंट का एग्रीमेंट टू मैरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि ICAP की बुक में है
इसलिए हमें मजबूरन पढ़ाना पड़ती है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आपका एक एक्टिविटी, एडिशनल एक्टिविटी मैंने करवानी थी, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया है। आज नहीं, कल क्लास के स्टार्ट में मुझे याद करवाइएगा। कल की क्लास के स्टार्ट में ही आपके साथ एक एक्टिविटी लाइव क्विज करवाना है, ठीक है? तो उसमें जो आपने जो कुछ लेक्चर में सीखा है ना, मुझे पता चल जाएगा आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? वो अभी थोड़ा क्वेश्चन की वजह से टाइम ज़्यादा हो गया, वरना आज ही करवाना था। और कोई क्वेश्चन? एग्रीमेंट? हाँ, $1,000,000 क्वेश्चन। क्या एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है? इसका वन वर्ड आंसर दूं कि थोड़ा डिटेल आंसर? वन वर्ड आंसर, नो। एग्रीमेंट का रिटन होना ज़रूरी नहीं है, नहीं है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स का रिटन होना ज़रूरी है, जिनमें आपकी कॉमन डेली लाइफ की एग्जांपल होगी। जब आप कोई लैंड बाय करते हैं ना, सेल करते हैं लैंड प्रॉपर्टी, तो आप एक लफ्ज़ बोलते होंगे रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई। देखते हैं वो क्या होता है? वो होता है बेसिकली उस एग्रीमेंट को, सेल परचेज के एग्रीमेंट को हमने रजिस्टर करवाना होता है गवर्नमेंट के खातों में। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं उनका रिटर्न और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, या रिटर्न होना ज़रूरी है या रिटर्न रजिस्टर्ड, वरना जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है कि एग्रीमेंट का रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना लाजमी। अल्लाह ने बताया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 एग्रीमेंट्स है, रिटर्न होना ज़रूरी है। जनरल रूल क्या, रिटर्न होना ज़रूरी? अब अगला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, क्या भला ये 4 कौन से नहीं है? ये नहीं कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है, ज़बानी कलामी हो सकता है, तो ये साबित कैसे होगा? ये साबित कैसे होगा? कोर्ट हो जाता है, वकीलों का यही काम है। ये जो आम बंदा साबित ना कर सके, वकीलों का ये वो सब कर देते हैं, साबित कर देते हैं। साबित केस स्टडी में हमें ये नहीं पूछेगा, वो प्रैक्टिसेस होती हैं। हमने लॉ पढ़ना है, हमने प्रैक्टिसेस नहीं पढ़नी, लेकिन वो प्रैक्टिस में सिखाते हैं। ये अगर आप LLB करते तो आपको सिखाते कि इसको इस तरीके से साबित करना है, इसको इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। असाइनमेंट मिल गई ना आपको? हाँ, एक ही क्वेश्चन है शायद आज की असाइनमेंट में। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।